चलिए, जय हिंद बच्चों। अब नहीं बोलेंगे। आज की जो टॉपिक है, आज की टॉपिक में मैं आपको बताने जा रहा हूं राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति। हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है अभी? श्री द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। कभी आपने सोचा है क्या कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां होती है, कौन कौन सी पावर होते हैं उसके हाथों में, राष्ट्रपति के हाथों में, और उनकी स्थिति क्या होती है? आपने कभी शायद नहीं सोचा होगा। तो चलिए आज इसी के बारे में बता रहे हैं कि राष्ट्रपति की जो शक्ति और उनकी जो स्थिति जो होती है, इसके बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी में दे रहा हूं। तो समझिए, इस टॉपिक को बताने के पहले मैं आपको राष्ट्रपति के बारे में थोड़ी बहुत कुछ मैं पहले जानकारी दे लेता हूं कि राष्ट्रपति जो होता है वह देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। अगर कोई पूछे कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक प्रधान होता है। अब इसका मतलब ये आप नहीं समझ रहे हैं कि राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक प्रधान का मतलब क्या हुआ? औपचारिक प्रधान का मतलब आगे पॉइंट में बताएंगे, लेकिन आप भी पहली पॉइंट को अब इतने समझ लिए कि देश के जो हमारे देश के जो राष्ट्रपति जो होता है ना, वह सरकार का औपचारिक प्रधान होता है। औपचारिक प्रधान का मतलब नीचे हम पॉइंट में क्लियर आपको हम बताएंगे। औपचारिक प्रधान, औपचारिक प्रधान का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति जो होता है वह औपचारिक रूप से बहुत से कार्यकारी, विधायी और कानूनी शक्तियां होती है उसके पास। राष्ट्रपति के पास बहुत से विधायी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां और कानूनी शक्तियां होती है। ठीक है। ये तीन प्रकार की, क्या क्या हमने बताया? कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति और कानूनी शक्ति होती है। मतलब आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि देश के जो राष्ट्रपति होता है वो संवैधानिक प्रधान तो होता ही है राष्ट्रपति का पद, लेकिन उसके पास उस शक्ति का इस्तेमाल करने की कोई ताकत नहीं होती है। समझ रहे बात को? तो भारत में जो है ना, यही है, कार्यकारी शक्तियां होती है, विधायी शक्तियां होती है और कानूनी शक्तियां होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत में जो सरकार जो चलती है, भारत में सरकार किस प्रकार की संसदीय व्यवस्था है? सरकार ये भारत में संसदीय व्यवस्था है। अभी संसदीय व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति की जो भी शक्ति जो होती है ना, भारत में संसदीय व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति की शक्ति जो अपना उन जो शक्ति का जो प्रयोग जो करता है, राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग देश की जो सरकार होती है और मंत्री परिषद की सलाह पर ही करता है। मतलब हमको राष्ट्रपति बना दिया, मान लेते हैं, हमारे पास तमाम तरह की वैधानिक शक्तियां हैं, तमाम तरह के प्रावधान है मेरे पास, हम एक बहुत ही श्रेष्ठ और उच्च पद पर बैठे हुए हैं। राष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद होता है और इस संवैधानिक पद पर मैं बैठा हुआ हूं, लेकिन हम कोई काम तभी कर सकते हैं, कोई भी काम हम तभी कर सकते हैं जब तक हमें सरकार की अनुमति या तो फिर मंत्री परिषद की सलाह जब तक हम नहीं लेंगे तब तक राष्ट्रपति कोई कदम उठा ही नहीं सकता है। मतलब अब इस प्रकार से समझिए,
कि बंदूक हमारा है, कंधा आपका है, लेकिन ट्रिगर दबाएगा कौन? सरकार है। तो भारत की जो राष्ट्रपति है उनको आप मान लीजिए एक तोप है, लेकिन तोप का बटन किसके पास है? सरकार के, और सरकार के मंत्री परिषद के हाथों में है। हम अपने आप को तोप कहेंगे, लेकिन रिमोटवा दोसर के पास रहेगा, हमको कोई क्या जी, नहीं बोलना चाहिए बात हमको, लेकिन हमने बोल दिया। तो ठीक इसी प्रकार से भारत की राष्ट्रपति की शक्ति होती है। उनके पास तमाम तरह की विधायी शक्ति है, कार्यकारी शक्ति है, कानूनी शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को लागू करने का अधिकार उनके पास नहीं है। वह शक्ति को लागू कौन करेगा? सरकार लागू करेगी। समझ रहे बात को? मतलब इस प्रकार से आप फिर से समझ लीजिए, भारत के राष्ट्रपति जो है एक तोप है, लेकिन उस तोप का बटन किसके पास है? सरकार के पास और मंत्री परिषद के पास है। सरकार और मंत्री परिषद जब चाहेगा तभी वह तोप काम कर सकता है, अन्यथा वह काम नहीं कर सकता है। आप जब हायर क्लास में जाएंगे, जब ऊंचे क्लास में जाएंगे, ग्रेजुएशन लेवल के क्लास में जब जाएंगे, किसी कॉम्पिटिशन्स की आप जब तैयारी कीजिएगा ना, तो उस वक्त आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि भारत के राष्ट्रपति को रबर स्टंप कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति को रबर स्टंप कहा जाता है। जिस प्रकार से रबर स्टंप को जोन पेज में चाहो बस उठा के फट से मार दो, जहां पर चाहो उठा करके मोहर मार दो, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से जो भारत का जो राष्ट्रपति है ना, भारत का राष्ट्रपति को सरकार और मंत्री परिषद जब चाहे, जहां चाहे, जिस परिस्थिति में चाहे वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। क्यों? क्योंकि भारत में क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। समझ रहे बात को? तो संसदीय शासन व्यवस्था के तहत जनता के द्वारा चुने गए जितने भी सारे जो प्रतिनिधि होते हैं, वास्तविक सत्ता उसी के हाथों में होती है। तो हमारे देश का जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते नहीं है। तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कौन होता है? जो सरकार होती है, और सरकार के मंत्री परिषद में जितने भी लोग जो शामिल होते हैं वो जनता के द्वारा चुने गए डायरेक्ट वो प्रतिनिधि होता है, और वास्तविक शक्ति उसी के पास होती है। समझ रहे बात को? तो राष्ट्रपति के एक रबर स्टंप के रूप में उपयोग किया जाता है भारत में। ऐसा क्वेश्चन आता है, समझ रहे ना? एक रबर स्टंप के रूप में कि स्टंप को उठाओ, जिस पेज में चाहो मोहर मार दिया। हालांकि जब राष्ट्रपति जब सरकार और मंत्री परिषद के सलाह पर जब काम करता है, लेकिन बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिसमें राष्ट्रपति अपने स्वयं विवेक से फैसला लेता है। स्वयं विवेक से फैसला लेता है। राष्ट्रपति क्या होता है कि सरकार के द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव कभी कभी होता है कि राष्ट्रपति के पास विचार करने के लिए भेज देता है न। राष्ट्रपति के पास जब भेजा जाता है तो राष्ट्रपति फिर क्या करता है कि उसको पुनर्विचार करने के लिए फिर से सरकार के पास अर्थात मंत्री परिषद के पास भेज देता है। तो सरकार चाहे तो उसमें संशोधन कर सकता है, नहीं तो नहीं भी संशोधन कर सकता है, लेकिन उसी पुराने प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास पुनः भेज देगा और राष्ट्रपति को ना नुकुर कहते हुए भी उस पर दस्तखत करना पड़ जाएगा। समझ रहे बात को? तो राष्ट्रपति जो होता है ना, वह भारत का एक संवैधानिक श्रेष्ठ संवैधानिक पद पर तो बैठा हुआ है। उनके पास कार्यकारी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, कानूनी शक्तियां हैं। देश में कोई भी कानून, छोटे बड़े कोई भी कानून, जब तक उस पर
राष्ट्रपति का दस्तखत नहीं होता है तो कोई भी कानून का रूप नहीं ले सकता है। इतनी सारी उनके पास शक्तियां होती है, बात सही है। यहां पर ये सारी बात को जो मैं बता रहा हूं ना, ये सारी बात को इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं और जो मंत्री परिषद जो होते हैं, लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है उसका। भारत के लोकसभा में किसको बहुमत प्राप्त होता है? केंद्र की जो सरकार जो होती है, अर्थात जो प्रधानमंत्री होता है और जो मंत्री परिषद होता है, तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है उसके पास। बहुमत प्राप्त होता है कहने का मतलब कि जनता के द्वारा चुने गए ये सारे प्रतिनिधि होते हैं, तो इसीलिए वास्तविक सत्ता, वास्तविक शक्ति जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होता है। ये सारी जितनी भी जो बात जो बता रहा हूं ना, तो इसमें एक चीज को और मैं बता रहा हूं, यही वास्तविक कार्यकारी होता है। कहने का मतलब यह हो गया कि प्रधानमंत्री और जो मंत्री परिषद जो होता है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद मतलब सरकार और सरकार के जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो सरकार या प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद को लोकसभा में बहुमत होता है, इसीलिए प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के पास ही क्या होता है? वास्तविक कार्यकारी शक्ति होती है। मतलब वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री अर्थात सरकार के पास और मंत्री परिषद के पास ही होता है। तो वास्तविक शक्ति इसी के पास होती है, राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्ति नहीं होती है। अब इसमें लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या होता है, बहुत से अधिकतर मामले ऐसे होते हैं कि राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह माननी पड़ती है। कहने का मतलब कि सरकार ने यहां पर मान लेते हैं, यहां पर क्या है कि ये सरकार ने क्या किया कि एक कोई प्रस्ताव भेज दिया, कानून का कोई प्रस्ताव भेज दिया राष्ट्रपति के पास कि आप इस पर दस्तखत कर दीजिएगा। राष्ट्रपति को लगा कि नहीं, इस पर थोड़ा सा कुछ पुनर्विचार होना चाहिए, और राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, उस प्रस्ताव को फिर से मंत्रिपरिषद या सरकार के पास फिर से भेज दिया। तो सरकार उस प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर भी सकती है, पुनर्विचार नहीं भी कर सकती है, और उस प्रस्ताव को फिर से जब राष्ट्रपति के पास जब दिया जाएगा, तो राष्ट्रपति इसमें ना नुकुर कुछ भी नहीं कर सकता है, उसको दस्तखत करना ही पड़ेगा। क्योंकि वास्तविक कार्यकारी जो शक्ति होती है किसके पास होती है? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के पास होती है। ये सारी बातें मैं नहीं बता रहा हूं, ये सारी बातें जब संविधान सभा में जब वाद विवाद जब चल रहा था, संविधान सभा में वाद विवाद जब चल रहा था कि राष्ट्रपति के पास कितनी शक्तियां होनी चाहिए, कौन कौन सी शक्तियां होनी चाहिए, जब इन सारे चीजों पर जब बात चल रही थी, जब डिबेट चल रही थी संविधान सभा में, तो उस वक्त नेहरू ने, पंडित नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, पंडित नेहरू ने एक बात कहा था वाद विवाद के दौरान। यहां पर देख लिए, पंडित नेहरू ने एक बात कहा था कि राष्ट्रपति जो होगा ना, एक ऐसा प्रधान होगा, ये मेरी बात नहीं है, ये पंडित नेहरू की बात को मैं कोट कर रहा हूं, जो राष्ट्रपति के बारे में उन्होंने संविधान सभा के वाद विवाद के कार्यक्रम में उन्होंने इस बात को बताया था। नेहरू ने क्या कहा था कि राष्ट्रपति एक ऐसा प्रधान होगा, राष्ट्रपति एक ऐसा प्रधान होगा जो ना शासक होगा, जो ना शासक होगा, ना शासक होगा और ना ही शासन करेगा। मतलब राष्ट्रपति एक ऐसा पद होगा, नेहरू जी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति एक ऐसा पद होगा जो वह ना देश का प्रधान नहीं होगा और न ही वह शासन करेगा। ये मेरी बात नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये नेहरू जी ने इस बात को बताया था कि राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियां होनी चाहिए और कौन कौन से उनके पास अधिकार होना चाहिए। तो इस बात को आप लोग समझ गए सब। तो इसमें क्या है कि राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति क्या होती है। हालांकि ये सारे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को नियुक्त किया जाता है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए,
ये सब बहुत तमाम तरह की ये सब जीके जीएस वाली सवाल है, लेकिन मैं आपको 11 12 की बात को मैं बता रहा हूँ। आपको अभी इतनी ही सारी चीज़ों को जानने के बारे में एक एक चीज करके मैं एक दिन ये भी बता दूंगा कि भारत के राष्ट्रपति के पास किस किस प्रकार की शक्तियां होती, उसकी एक लिस्ट मैं आप लोगों को दे दूंगा, जो इसमें आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन आपके चैप्टर में बस आपको इतना ही समझना था, आपके सिलेबस के अनुसार, आपके चैप्टर के अनुसार कि राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति क्या होती है। तो यहाँ पर अब दो ही चीज बात सामने निकल करके आती है कि राष्ट्रपति की शक्ति क्या है हमारे देश में, ना वह देश का प्रधान होगा और न ही वह शासन करेगा। राष्ट्रपति की शक्ति क्या कि ना ही राष्ट्रपति देश का प्रधान होगा और न ही देश का वह शासक होगा। और राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में यदि अगर बात करें कि राष्ट्रपति की स्थिति हमारे देश की कैसी होती है, तो राष्ट्रपति की स्थिति हमारे देश की राष्ट्रपति को रबर स्टंप के रूप में जब चाहे जहां आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस प्रकार से आज हमने इस बात को मैंने बता दिया। समझ गए ना सब बात को? और पढ़ाई लिखाई आप लोग कर रहे हैं? नहीं करते हो? देखो यार, मैं बार बार मैं बता दे रहा हूं, एक तो बहुत पता नहीं किधर से चांद निकल आया है ना, कितने दिन के बाद आई है। देखो, दुनिया में एक बात याद रखना कि हमने कई बार इस बात को मैंने बताया है, गांव ग्रामीण क्षेत्र में विद्यार्थियों की ये सबसे बड़ी कमजोरी एक चीज होती है, क्या जानते हो? कि पढ़ाई को बहुत ही दोयम दर्जे का, घर का सारा काम धाम, खेत पितार का सारा काम धाम जब सखत खत्म हो जाएगा तो टाइम मिला तो बोल चलते हैं कोचिंग की तरफ। गांव के विद्यार्थी लोग टाइम मिलता है तब पढ़ता है। ऐसा नहीं है इधर कि हम पहले पढ़ाई कर लेंगे उसके बाद अन्य काम करेंगे, ऐसा नहीं करता इधर लोग। पहले अपना दूसरे काम को कर लेते, तो उसके बाद सबसे अंतिम दर्जे पर जो काम को जो रखता है वह कौन सा काम रहता है उन लोगों का? पढ़ाई का काम। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा मत करो। दुनिया में आप जिस भी चीज पर पैसे खर्च कर रहे हो, बिजनेस में पैसे खर्च कर रहे हो, अन्य किसी चीजों में खर्च कर रहे हो सकता है वह डूब जाएगा, हो सकता है वह डूबेगा। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, एजुकेशन पर किया गया टाइम खर्च और एजुकेशन पर किया गया पैसा खर्च कभी डूबने वाला नहीं है, कभी नहीं डूबने देगा इन दो चीजों पर। अब एजुकेशन पर टाइम को खर्च कर दो और पैसे को खर्च करो, कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम में आपको जरूर कामयाब कर देगा। ये पैसा डूबने वाला, ये धन और ये पैसा डूबने वाला, समय डूबने वाला नहीं है। समझ रहे बात को? देखो, मैं एक पेन का उदाहरण देता हूं, एक कलम के उदाहरण में दे रहा हूं। आपको जीवन में यह तय करना है, मान लेते हैं कि यह पेन है 95% है, यह 5% है। आपको जीवन में तय करना है कि आपको 95% की श्रेणी में आना है कि 5% की श्रेणी में आना है। ये पढ़े लिखे लोग जो उनसे 5% की श्रेणी में आते हैं, और जो विभिन्न प्रकार के जो कुली कबाड़ी वाला जो विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े जो काम जो कर लेते हैं वो 95% के अंतर्गत आते हैं। आपको यह तय करना है कि आपको 95 में आना है कि 5% के अंतर्गत आना है। कमाल ये है, ये 95% के लोग किन चीजों के इस्तेमाल करता है? अपना शरीर की ताकत की, शरीर की एनर्जी को इस्तेमाल करके आर्थिक उपार्जन की कोशिश करता है। लेकिन ये जो 5% लोग जो होते हैं ना, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, यहां से यहां तक के शरीर का वह इस्तेमाल करता है, दिमाग का इस्तेमाल करता है। लेकिन कमाल ये है, यही लिखता है, स्याही इसकी खत्म होती है, टूटता ये है ना जी? दर्द इसको होता है, काम ये सारा करता है, खटता ये है, टूटता ये है, लेकिन राज करता है ये मात्र 5%। और दुनिया को दिखाने की भी बात आती है ना, ये 5% देखता है, 95% क्या हो जाता है? जेब के अंदर आ जाता है। तो आपको यह तय करना है कि आपको 5% में आना है कि 95% में आना है। 5% में आने के लिए मात्र आपके पास एक ही रास्ता है, एजुकेशन को एकदम हथियार बना लो।
इससे खतरनाक हथियार और दुनिया में कुछ तो हो ही नहीं सकता है। एजुकेशन को हथियार बना लो, समझ रहे बात को। इसलिए पढ़ ले, लड़के लोग पढ़ लो थोड़ा, समझ रहे बात को। ठीक है, थैंक यू।